Hello, good evening. So, this is the last session of 8th class, and there are only three topics left, which we will cover this early because these are all small topics. So, let's start the class. And the last three topics left, 9th, 10th, and 11th. 9 topic talks about the production and management of food from animals. So, production and management of food from animals में यहाँ पर क्या बात की गई कि बहुत सालों से मैन यूज्ड एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स को फूड के लिए भी यूज़ करते थे. एनिमल्स को मैन किस तरह से यूज़ करते थे, फूड के लिए भी यूज़ करते थे और एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ करते थे. एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते थे. एंड ये बहुत सालों पहले से यूज़ करते थे. और प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स को भी एनिमल हस्बेंड्री बोला गया है. ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री किसे बोला गया है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब यहाँ पर प्रोवाइडिंग फूड, providing food and shelter and breeding and also protection. ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. ओके, पीपल जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, दे यूज़ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक काउस. तो इन लोग डोमेस्टिकेट यानी पालते थे. तो डोमेस्टिक एनिमल्स तो सबको ही पता है ना, डोमेस्टिकेट एनिमल्स इन रूरल एरियाज़, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है. What are the domesticated animals are cows, and we see goats, and we see sheep, pigs, and hens, which are very common, etc. Many domesticated animals. And next यहाँ पर क्या है, जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इस लेसन की, गलीकुंटू. दिस गलीकुंटू इज़ नथिंग बट इट्स अ कॉमन एंड इट्स अ डेंजरस डिसीज़. ये बहुत ही कॉमन लेकिन डेंजरस डिसीज़ है जो कि कैटल को होती है ना, कैटल को, विच हैपन्स टू द कैटल. अ डेंजरस डिसीज़ पर्टिकुलरली कैटल यानी काउस में देखा जाता है. काउस में, बफेलोस में, एंड तो ये काउस और बफेलोस में हम गलीकुंटू देखते हैं. एंड नेक्स्ट शीप और गोट, दे सफ़र फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शंस. शीप एंड गोट, they usually suffer from the worm infections. Okay, they usually suffer from the worm infections. Some parasitic diseases cause damage to liver and intestine. Some parasitic diseases जो होते हैं ना, parasitic diseases, they cause damage to liver and the small intestine. कौन से डिसीजेस? पैरासिटिक डिसीजेस. दे कॉज डिसीजेस, डैमेज टू लीवर एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन. वायरल और बैक्टीरियल डिसीजेस भी क्या? वायरल और बैक्टीरियल डिसीजेस यूजुअली दे इफेक्ट द मिल्क प्रोडक्शन. वायरल and bacterial diseases, they usually affect the milk production. They usually affect the milk production. Okay, and वेटरनरी डॉक्टर्स, तो यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर. तो इन सबका ट्रीटमेंट कौन करते हैं? वेटरनरी डॉक्टर्स they provide treatment and health care for the cattle. And we can see that Haryana, Jafrabad, Nagapuri, these are the traditional varieties of cows. Cows की traditional varieties of cows में कौन से हैं हमारे पास? हरियाणा, जाफराबाद,
and the Nagapuri. Okay, and what are the foreign varieties? अब हम लोगों ने ट्रेडिशनल वेराइटीज़ देख ली हैं, अब फॉरेन वेराइटीज़ भी देख लेते हैं. फॉरेन वेराइटीज़ कौन से हैं? आई नो यू पीपल नो दिस. Jersey, Jersey and the Holstein. Jersey and the Holstein, these are the foreign varieties. Jersey में हम Jersey कहाँ की है? England. Jersey is of England and Holstein is of the Denmark. Okay. And next, 40 to 60 lakh liters of milk is produced every day in our state. In one day, in our state, how many? 40 to 60 lakhs liters of milk is produced per day in our state. Okay, and out of milk produced in our country, जो हमारे कंट्री में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है 60% is used to prepare cheese. 1 minute. 60% is used to prepare cheese and khova and ghee and curd etc. And other milk products बनाने के लिए 60%, out of that 60% is used in that. Animals that are used for milk and agriculture, these are called as the livestock. लाइव हम किसे कहते हैं? लाइव हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिसको यूजुअली हम लोग मिल्क के लिए यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए. उनको हम क्या बोलते हैं? लाइव बोलते हैं. उन एनिमल्स को लाइव बोला जाता है. एंड बोन्स और जो एनिमल्स के बोन्स हैं ना, दिस आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़. इनको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. किनको? बोन्स को. ओके, बोन्स को यूज़ किया जाता है. एंड बायोगैस प्रोडक्शन, ये भी बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है जो कि एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है, विच इज़ दी बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन ये भी किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं? वाइट रेवोल्यूशन इज नथिंग बट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट to improve the milk production. To improve the milk production, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं. वाइट रेवोल्यूशन. ओके, this is the most important thing. I will mark a star mark here. And Professor Kurian is called the father of, and who is the father of this white revolution? Father of white revolution is the Professor Kurian. He is the father of the white revolution in India. And meat processing from animals is another side. अब we talked about milk production. Next, animal से हमें meat भी मिलता है ना. Meat, this is also the other side of the animal wealth, and production of meat in large scale takes place in slaughterhouses. ठीक है, this takes place in the slaughterhouses. This takes place in the slaughterhouses. And beef is from bulls and buffaloes, pork is from pigs, mutton is from sheep. This we already know. And production and rearing of hens. Now let's talk about hens. Okay, अब हेंस की बात करते हैं. प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ हेंस ऑन अ लार्ज स्केल इज जनरली कॉल्ड एज द पाउल्ट्री. दिस इज generally called as the poultry. Okay, production and rearing of hens is nothing but the poultry. 74% चिकन जो है ना, 74% चिकन
and 74% chicken and 64% of eggs only from poultry farms. तो हमें 74 poultry farms से ना, poultry farms से हमें 74% चिकन मिलता है और 64% एग मिलते हैं. ओके, कहाँ से मिलते हैं? पाउल्ट्री फार्म से मिलते हैं. ठीक है. इंडिया अचीव्ड 4th पोजीशन. इंडिया इज ऑन द 4th पोजीशन. 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय प्रोड्यूसिंग 41.06 million eggs per annum. Okay, per annum. In the whole world, India stands on the 4th position. India stands on the 4th position for producing 41.06 million eggs per annum. And also eggs में तो हम 4th position पे आ गए, है ना. eggs में 4th position पे आ गए. अब बात करते हैं 5th position की. क्यों 4th eggs प्रोड्यूस करने के लिए we are on the 4th position by 41.06 million eggs, and we are on the India is on the 5th position. 5th position for producing meat. 5th position for production of meat. Meat about how much? 1,000 million kgs per annum. Okay, 5th. In eggs, 4th position. If we talk about meat, then we are on the 5th position. Generally poultry farms हमारे 2 types के हैं. poultry farms जो है ना, वो कितने types के हैं? 2 types के हैं. Okay, one is for production of eggs. एक जो है eggs production के लिए होता है, और दूसरा meat production यानी chicken production के लिए होता है. ठीक है. एंड सम hens are able to lay 300 to 350 eggs in their लाइफ स्पैन. कुछ hens ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 300 या फिर 350 तक एग्स ले कर सकते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो मीट के लिए स्पेशली रेयर किया जाता है, उन्हें बोला जाता है क्या? ब्रॉयलर्स. जो हैंस स्पेशली हम चिकन के लिए ग्रो करते हैं, मीट के लिए, उनके मीट के लिए, तो उनको बोला जाता है ब्रॉयलर्स. और स्पेशली अगर उनको एग्स प्रोडक्शन के वास्ते एग्स के लिए रेयर किया गया हो, तो उनको हम बोलेंगे लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स. ओके. हैचेबिलिटी ऑफ एग्स इज मैक्सिमम. अब हैचेबिलिटी ऑफ एग्स हैच कब करेंगे? हैचेबिलिटी ऑफ एग्स, दिस इज मैक्सिमम एट 37 डिग्री सेल्सियस to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. कल्चर ऑफ ये एग्स की बात यहाँ पर हो चुकी है. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. अब हम बात करेंगे हनी बी. हनी बी के बारे में बात करते हैं कि कल्चर ऑफ हनी बीज. कल्चर ऑफ हनी बी, जिसको साइंटिफिक में एपीज बोला जाता है, एपिसिंडिका. So culture of honeybees, this is called as the apiculture. Apiculture. Culture of honeybees is nothing but the apiculture. So there are 5 well-organized honeybee species in India. हमारे पास कितने well-organized honeybee species हैं? 5 है. Okay, 5 है. And next is the तो उनके नाम क्या है? Apis dorsata. I will write Apis dorsata. And next is the Apisindica. And next is the Apis florea. And next is the Apis mellifera. And next is the Apis prygona. Okay, Apis prygona.
अ हनी बी कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बीज। तो एक हनी बी के कॉलोनी में क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। एक हनी बी के कॉलोनी में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बीज होंगे। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स ऑफ बीज। ओके, वन इज दी, जिसमें एक होती है क्वीन, और एक होता है ड्रोन, और एक होता है वर्कर। ठीक है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स। तो हमारे पास क्वीन सिर्फ 1 होगी, ओनली 1 क्वीन, और हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ, सॉरी 1000 हो गया है, तो हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास ड्रोन्स होंगे, और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वर्कर होंगे जो कि काम करेंगे। ओके, एक्चुअली वर्कर किसे कहते हैं? जो स्टेराइल फीमेल होगी ना, हनी बीज में जो स्टेराइल फीमेल होगी उन्हीं को वर्कर बोला जाता है, एंड दे वर्क इन दी हाइव्स। ड्रोन्स ये मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी है। ड्रोन्स क्या है? मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। दे आर वेरी लेजी, and they are unable to gather food. Okay, तो यहाँ पर अब वर्कर भी सारे काम करेंगे। वॉट एवर द हनी कलेक्टिंग, नेक्टर कलेक्टिंग फ्रॉम दी प्लांट्स, दिस आर ऑल डन बाय दी वर्कर. So plants which contain nectar and pollen, these are liked by bees. तो जिन प्लांट्स में नेक्टर और जिनके पास पॉलन होगा, मतलब विच आर वेरी ब्राइटफुल एंड कलरफुल, these are actually attracted by the bees, and this is called as the bee flora. Okay, this is called the bee flora. The bee wax और bee venom, ये एक तो हमें हनी बी से क्या प्रोडक्ट मिलता है, which is the main product is nothing but the honey, but what are the, we also get the side products, and that side products are the bee wax and the bee venom. Okay, these are the side products जो हमें एपीकल्चर से मिलते हैं हनी के अलावा. द मेजर यूजेस ऑफ बी वैक्स का मेन यूज़ क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन ऑफ पॉलिश क्रीम एंड नील पॉलिश. यूजुअली बी वैक्स बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एपीकल्चर. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर के बारे में अब हम बात करते हैं. तो एक्वाकल्चर इज़ नथिंग बट कल्टिवेटिंग फिश इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर में हो या फिर फ्रेश वाटर में हो, इनको कल्टिवेटिंग या फिर इनको ग्रो करना इज़ नथिंग बट दी एक्वाकल्चर. बिकॉज ऑफ एक्वाकल्चर मेनी एग्रीकल्चरल लैंड्स टर्न्ड इनटू फिश पॉन्ड्स इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ AP. तो इस एक्वाकल्चर की वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एक्वाकल्चर में. वाई? टू ग्रो, रेडिंग ऑफ फिशेस, कल्टिवेटिंग ऑफ फिशेस. ठीक है, फिश पॉन्ड्स में इन लोगों ने इसको, एक्वाकल्चर मतलब नथिंग बट दी फिश पॉन्ड्स में इनको कन्वर्ट कर दिया गया. इट हैपेंड इन द AP एंड आंध्र प्रदेश, वो भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ. कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ AP में ऐसा हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड्स को फिश पॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया फॉर द एक्वाकल्चर. सो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ क्यूरिंग ऑफ फिशेस. दे आर सन ड्राइंग. कौन से हैं? सन ड्राइंग है, सेमी ड्राइंग है, and we have salting, and we also have the drying for curing of fishes. This is for curing of the fishes. Okay, this is for curing of the fishes, and by this we have completed the
नाइन्थ लेसन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन and management of food from animals. Let's move to the next topic. Next topic क्या है? 10th one is not for drinking and not for breathing. लेसन के नेम से ही समझ आ रहा है दैट इट टॉक्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द पोल्यूशन. Just a second. So in this we are going to this lesson talks about all related to pollution like not for drinking and not for breathing. मतलब यूजुअली यहाँ पर वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में बात की गई है. सो पोल्यूशन इज़ एनी अनडिजायरेबल चेंज. सबसे पहले पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इट्स अनडिजायरेबल चेंज जो कि फ़िज़िकल स्टेट में हो सकती है, उसके फिज़िकल या फिर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल में चेंज हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज हो जो कि क्या है, अनडिजायरेबल होता हो वो चेंज, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन. ठीक है. द अनडिजायरेबल change in physical, chemical or it can be in the terms of biological characteristics. This is called as pollution. तो यूजुअली हमें पोल्यूशन कौन से बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाता है? एयर एंड वाटर एंड दी सॉइल. तो अगर एयर में पोल्यूशन हो उसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन. वाटर में पोल्यूशन हो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन. सॉइल में पोल्यूशन हो तो बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन. ओके. द एमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल इज़ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स कौन है? एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है? एमिशन ऑफ द स्मोक. Emission of the smoke from the motor vehicles. This is the major cause of the air pollution. ठीक है. The level of acceptable emission have been prescribed in the Motor Vehicle Act. तो कितने लेवल का स्मोक एमिशन होना चाहिए, कितने लेवल का एमिशन एक्सेप्टेबल है, तो ये हमें मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स इन 1989. ठीक है. दिस डेट्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स इन 1989. ओके. तो इसमें कितना एमिशन किस हद तक एक्सेप्टेबल है, दैट वाज टॉक्ड इन दिस मोटर व्हीकल्स एक्ट प्रपोज्ड इन विच वाज इन 1988 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स विच वाज इन 1989. द एमिशन टेस्ट्स. तो यहाँ पर एमिशन टेस्ट जो है वो बहुत कंपल्सरी है फॉर एनी व्हीकल फॉर एवरी 6 months. तो यहाँ पर एमिशन का टेस्ट कराना ज़रूरी है. एमिशन टेस्ट्स कब कराना है? एवरी 6 months. And this is compulsory for everyone. Okay. So these tests are useful to control pollution. ये बहुत यूज़फुल है for controlling the pollution. Number of people suffering from. तो इस वजह से एयर में पोल्यूशन हो रहा है, तो कौन से हमारे पास people सफ़र करेंगे यूजुअली फ्रॉम दी
जो कि एयर पैसेज से कंसर्न्ड होगी वही, मतलब कौन से रेस्पिरेटरी डिसीजेस होंगे, रेस्पिरेटरी डिसीजेस होंगे. People usually suffer from respiratory diseases because of the air pollution. And what are the diseases? The diseases, for example, lung cancer, and can be asthma, okay, etc. जो कि एयर पोल्यूशन से बहुत कॉमन हो रहे हैं. द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ सिस्टम, साइकिल्स, रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स. हाँ, एनवायरनमेंट ऐसा है. द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमोसफियर कंप्राइजेस. तो अब एयर में हम अब एयर पोल्यूशन की बात हो रही है तो थोड़ा एयर के भी बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एयर में कौन से गैसेस हैं. नेमली सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑक्सीजन, मतलब मोस्ट ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर लिविंग, सो उसको पहले बोलेंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है. ऑक्सीजन एंड वी हैव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन भी है. ये हमारे क्या है, मेजर कंपोजिशन ऑफ एयर है. एंड एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन है हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन इज ऑफ 71% आई गेस. ओके, दिस बैलेंस स्टेट इज़ डिस्टर्ब. तो ये जो बैलेंस स्टेट है ना, ये अगर डिस्टर्ब हो गया, कुछ फिनोमिनास की वजह से, नेचुरल फिनोमिनास या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो गया, तो उसको हम बोलेंगे फिर एयर पोल्यूशन. ओके, सब्सटेंसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्टर्बिंग दिस नेचुरली अकरिंग बैलेंस इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स. अब जिन सब्सटेंस की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स. ओके, substances which are causing this pollution are called as the pollutants. okay, जो इस नेचुरल रेशियो को डिस्टर्ब करते हैं. some pollutants that enter the air collectively known as trace amounts. The composition of air in the atmosphere is 78%. I told you 70, wait, I told you 71%. No, it's actually, oh, what happened? It's actually 78%. It's actually 78%. And of oxygen I already told, which of oxygen I already told, which is of 21%, argon 0.9%, and carbon dioxide is 0.03%, and water vapor, other amounts, smoke, dust वो भी है, but we are not talking about that here. Next, burning of fuels. Max air pollution is only because of human activities. So max pollution सिर्फ और सिर्फ human activities की वजह से हो रहा है. human activities की वजह से ही क्या है, max pollution हो रहा है. maximum pollution is caused by human activities. okay, burning fuels pollute the air. जैसे एयर में क्या, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. एंड प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक की वजह से होता है, सूट की वजह से भी होता है, एंड ऐश. तो ये सब कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफ द अनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये सब एयर पोल्यूशन में इन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, द टू प्रॉब्लम्स क्या है न्यूक्लियर पावर का, द टू प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर पावर और रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द मेल्ट डाउन. तो यहाँ पर हमारे पास टू प्रॉब्लम्स है रेडियो एक्टिव पावर प्लांट के. एक तो क्या है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, एंड दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द मेल्ट डाउन.
मेल्ट डाउन. ओके, मेल्ट डाउन. तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की. द रेडियो एक्टिव वेस्ट पोजेस रेडियो एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स. तो इस रेडियो एक्टिव वेस्ट में रेडियो एक्टिविटी होती है, which is, it is present for at least 1 मिलियन ईयर्स तक इसकी रेडियो एक्टिविटी कम अज़ कम रहती ही रहती है. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द रेडियो एक्टिव waste which is produced in the nuclear power plant. वेरियस इंडस्ट्रीज़ जैसे ग्रेनाइट की और हमारे पास लाइमस्टोन की, सीमेंट की, एक्सेट्रा, पोल्यूट एयर बाय रिलीजिंग पोल्यूटेंट्स. तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है ना, दे पोल्यूट एयर बाय रिलीजिंग पोल्यूटेंट्स. तो यहाँ पर एयर कैसे पोल्यूट हो रहा है? पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है. तो इन इंडस्ट्रीज से ऐसे कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है? फर्स्ट इज़ दी SO2, नेक्स्ट इज़ दी N2O एंड क्लोरीन Cl2 एंड फ्लाई ऐश निकलता है, फ्लाई ऐश डस्ट, जिसके वजह से भी एयर पोल्यूट होता है. एस्बेस्टॉस डस्ट, जिससे एस्बेस्टोसिस होता है. ऐसे बहुत सारे डस्ट से एयर क्या है, पोल्यूट हो रहा है बाय द ग्रेनाइट इंडस्ट्री एंड द लाइमस्टोन इंडस्ट्री. द बिगेस्ट मेल्टडाउन of the nuclear power plant in the world. Sorry, just a second. Nuclear power plant. So the biggest meltdown of the nuclear power plant in the world was seen in the Russia in 1986, which was called the Chernobyl. Okay, which was the Chernobyl. It's actually T. It's looking J, no? Which was the Chernobyl. So the biggest meltdown of the nuclear power reactor in the world was seen in Russia in 1986, and which was the Chernobyl incident. Okay, so this was important of remembering. This can be asked. And the use of fertilizers, pesticides in agriculture. तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एयर पोल्यूशन की बात कर ली. अब बहुत चीज़ें ऐसी है जो एयर को इफ़ेक्ट करती है, साथ में साथ लैंड और वाटर को भी इफ़ेक्ट होता है. एयर को तो इफ़ेक्ट होता ही है, लेकिन साथ में लैंड को भी इफ़ेक्ट हो रहा है, वाटर को भी इफ़ेक्ट हो रहा है. तो वो किस पोल्यूटेंट की वजह से हो रहा है? यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र की वजह से. यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र एंड द पेस्टिसाइड जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है. तो इससे ना केवल एयर पोल्यूट हो रही है, बल्कि लैंड भी पोल्यूट हो रहा है. लैंड मीन्स नथिंग बट द सॉइल भी पोल्यूट हो रहा है, और साथ में साथ वाटर भी पोल्यूट हो रहा है. ओके, फॉरेस्ट जो कि पहले बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ओनली 19% लैंड कवर कर रहे हैं ऑफ द अर्थ. ओके, फॉरेस्ट नाउ कवर ओनली 19% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मेन रीज़न ऑफ द इंक्रीज ऑफ द CO2. ये मेन रीज़न है, और भी बहुत गैसेस की वजह से ये होता है, बट मेनली ऑफ CO2. दिस यू नीड टू रिमेंबर. और यहाँ पर क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओजोन लेयर depletion of ozone layer. This is mainly by CFCs. CFCs is
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर भी क्या है, डिप्लीट हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इससे क्या आ रहा है, जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो हम तक नहीं आ पाते थे, क्यों नहीं आ पाते थे, ओजोन लेयर की वजह से, अब वही डिप्लीट होने लगेगा तो यूवी रेज तो अर्थ सरफेस को पहुंचेंगे और जिससे कि जो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स क्या होगा, मेनी पीपल विल सफ़र फ्रॉम द स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स एक्सेट्रा। So what is the main cause of decreasing of the ozone layer depletion is the CFCs, chlorofluorocarbons, which are the pollutants. Okay, so the next point is the Archaeological Department of India declared that, अब यहाँ पर ताजमहल को प्रोटेक्ट करने की बात है, ताजमहल, you can see that the limestone of Taj Mahal, which was earlier white but now it appears slightly yellowish, right? Why? Because of the pollution. So the archaeological department of India declared कि 2.5 किलोमीटर अराउंड ताजमहल, वहाँ पर कोई भी ड्राइव जोन नहीं होना चाहिए। 2.5 किलोमीटर अराउंड द ताजमहल, नो ड्राइव जोन, तो पोल्यूशन नहीं होगी। यूजुअली पोल्यूशन व्हीकल से निकले हुए स्मोक से होता था ना, तो उस वजह से जो वाइट लाइमस्टोन था वो येलो टर्न में हो रहा था रिएक्शन की वजह से। तो यहाँ पर अगर ड्राइव जोन ही नहीं होगा तो स्मोक भी नहीं निकलेगा और येलोइंग भी नहीं होगी लाइमस्टोन की, एंड हेंस ताजमहल विल बी प्रोटेक्टेड। ये भी याद रखना है, ठीक है। एंड ऑन 2 December 1984, 2 December 1984, about 3,000 human beings died. 3,000 humans died and 5,000 were paralyzed. 5,000 were paralyzed and thousands of cattle, birds, dogs, cats died in just one night at Bhopal. ये कहाँ हुआ? भोपाल incident. Okay, this you must remember, which was actually happened in the 2 December 1984. dates पूछ सकते हैं भोपाल incident के। and the mass death was due to, तो ये क्यों हुआ भोपाल इंसिडेंट? दिस वॉज एक्चुअली ऑफ द लीकेज ऑफ मीथाइल आइसोसायानेट। ये लीकेज होने की वजह से ये सब हुआ, मीथाइल आइसोसायानाइट। दिस वॉज लीक्ड इनटू द एयर फ्रॉम एन इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री, from an insecticide factory managed by Union Carbide Company. तो ये मिथाइल आइसोसायानाइट लीक हो गया एयर में, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ कि 3,000 humans died and 5,000 were paralyzed. This was happened in Bhopal on 2 December 1984. Okay, and around according to the World Health Organization, WHO, 2.4 million people die each year due to air pollution. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2.4 million people die because of the air pollution. Okay, dust and smoke get deposited on the leaves of the plants. तो अब ह्यूमन्स से हम लोगों ने देखा ह्यूमन्स पर एयर पोल्यूशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है। अब देखते हैं प्लांट्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा।
तो प्लांट्स पर ये जो स्मोक और डस्ट जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये डिपॉजिट हो जाता है किस पे, लीव्स पे. दे गेट डिपॉजिट ऑन दी लीव्स and thus they affect the rate of photosynthesis and transpiration. They affect the rate of photosynthesis and transpiration and the transpiration. Okay. The particles of lead oxide present in automobile exhaust can cause, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं लेड के इन दी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर यूजुअली उसमें क्या होता है, जो होता है लेड ऑक्साइड, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट ऑक्साइड. सो लेड ऑक्साइड दिस कॉजेज अनीमिया एंड ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज एंड इवन डेथ भी हो सकती है लेड ऑक्साइड की वजह से, जो कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होता है. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मर्क्यूरी की वजह से क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ मर्क्यूरी कॉजेज मिनीमाटा डिसीज इन द प्लांट्स, sorry not in the plants, minimata disease which affects the nervous system, Hydrogen sulfide has a smell like rotten egg. हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी है, रॉटन एग की तरह होती है, रॉटन एग की तरह हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होगी. एंड इसकी वजह से हेडेक होता है, हेडेक. ओके. कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा हमारे ब्लड में और ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इट इज़ स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत स्टेबल है और ये ऑक्सीजन को ना, ये इट स्टॉप्स दी डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, क्योंकि यही कंबाइन कर लेगा तो ऑक्सीजन नहीं कंबाइन कर पाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दी बॉडी पार्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का मुश्किल हो जाएगा. ओके. एंड वी नेक्स्ट, इतना टॉपिक ख़त्म हो गया. एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है वन महोत्सव की बात की गई है, जो कि हर साल जुलाई में मनाई जाती है. जुलाई, तो ये क्यों मनाई जाती है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है. ओके. वन महोत्सव मनाया जाता है. द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कमिंग थ्रू सेवेज पोल्यूट्स वाटर. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी वाटर पोल्यूशन. एयर के बारे में ही ज़्यादा था, वाटर के बारे में बहुत कम है. वाटर पोल्यूशन किससे होता है, बाय द सेवेज वाटर. व्हाट एम आई राइटिंग, वाटर पोल्यूशन. दिस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द सीवेज. ओके. इंडस्ट्रियल वेस्ट कमिंग थ्रू द सीवेज पोल्यूट्स वाटर. सीवेज मतलब जो कि हाउसेस से भी आ सकता है और इंडस्ट्रीज़ का सीवेज भी. इंडस्ट्रीज़, इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. एंड तो इससे क्या होता है ना, इट हेल्प्स एल्गे टू ब्लूम, वीड्स टू ग्रो एंड टू स्प्रेड बैक्टीरिया. तो इससे क्या हो जाता है, तो ये सारे अगर पॉन्ड लाइक इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मतलब बैक्टीरिया के लिए हो जाएगा, तो अगर ये पॉन्ड है तो इस पर इस तरह से ये जमा हो गया तो यहाँ पर एल्गे बहुत सारे ग्रो करने हो जाएंगे, सारे बैक्टीरियास आ जाएंगे और सारे वीड्स ग्रो कर सकते हैं. तो इससे हमें क्या होती है, तो ये भी क्या है, इट्स अ पोल्यूशन ऑफ वाटर. सॉरी, दिस इज़ द pollution of water. and the contamination of water with unwanted and harmful substances, जैसे सीवेज हो गया, अनट्रीटेड
वाटर जो सेवेज है वो भी पोल्यूटिंग होता है ना, एंड टॉक्सिक केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो इससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टॉक्ड इज ऑफ द यूट्रिफिकेशन. They talked about the eutrophication. Just a second. Eutrophication, this is important. So what happens, the enrichment of water by nutrients leading to excessive plant growth and depletion of oxygen. मतलब क्या होता है यूट्रिफिकेशन में, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से या फिर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट्स में एग्रीकल्चर में डाला जाता है, या फिर आप कोई सा भी ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालेंगे, तो यहाँ पर वो दिस इज़ नथिंग बट दीज आर एनरिच्ड विथ न्यूट्रिशंस, है ना, एनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें क्या होगा, अगर ये रनिंग वाटर में होंगे तो वो फील्ड से, अब यहाँ पर है फील्ड्स, अब यहाँ पर फील्ड्स हैं, तो रनिंग वाटर से क्या होगा, ये पानी, यहाँ का पानी कहीं भी जा सकता है, फर्स्ट से यहाँ पर पॉन्ड में चले गया ये पानी, तो इस पानी में पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र्स या फिर ऑर्गेनिक मैन्यूर जो कुछ भी था, विच वॉज एनरिच्ड विथ न्यूट्रिशंस, इसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशंस थे, तो जब ये पानी इस पॉन्ड में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होने की वजह से यहाँ पर प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, एल्गे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा प्लांट से, क्योंकि यहाँ पर इसमें न्यूट्रिशंस है एंड इट सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ. और अंदर जो यहाँ पर फिशेस होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड इससे इनकी दे कैन इवन डाई. सो दिस इज कॉल्ड एज यूट्रिफिकेशन. ओके, one drop of this is eutrophication. And next is one drop of used motor oil का अगर एक भी ड्रॉप यूज्ड मोटर ऑयल का, वन ड्रॉप 25 लीटर्स ऑफ वाटर को पोल्यूट कर सकता है. 25 लीटर्स ऑफ वाटर को पोल्यूट कर सकता है. Okay, hazardous substance like fluorine mixed in groundwater causes dangerous diseases like fluorosis. अगर ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन अगर मिल जाए, hazardous substance, hazardous मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, फ्लोरीन अगर ये ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए ना, तो डिसीज़ेस हो सकते हैं जैसे फ्लोरोसिस. फ्लोरीन मिल गया तो क्या डिसीज़ होगा, फ्लोरोसिस. ओके, इस तरह से हो सकता है. एंड बाय दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द नेक्स्ट दिस 10th lesson, which was not for drinking and not for breathing. और लास्ट बचा है हमारे पास टॉपिक, लास्ट टॉपिक which is why do we fall ill. इसी से पता चल, why do we fall ill, we fall ill because of diseases. तो उसके बारे में बात करेंगे. Why do we fall ill?
So why do we fall ill? Actually, what is not meaning of ill? Ill means we have a disease. What is actually a disease? So let's talk about this in this chapter. First, what is health? Health is a state of. Health क्या है? Health it's a state. Health is a state of physical, mental, and social well-being. And social well-being. This is the health. Health is a state of physical, mental, and social well-being is nothing but the health. Health of an individual is depend on his or her physical surrounding और उसके economic status पर भी depend करता है कि health क्या है. And a social environment therefore is an important factor. सबसे important क्या है? Social environment is an important factor. Social environment, which is nothing but our surrounding, is important factor which can affect our health. Okay, now how does it do so? Let's see. The tissues make up physiological systems or organ systems that convey our body functions. Each of the organ system has specific organs as its part and has some particular function. हाँ, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. ये सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं. अब ये टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. पूर फंक्शनिंग, अगर किसी भी एक ऑर्गन का पूर फंक्शनिंग हो जाएगा ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसको हम बोलेंगे डिसीज़. सो इस चैप्टर के हिसाब से डिसीज़ क्या है? डिसीज़ इज पूर फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट. That is called the disease. Okay, उसको हम बोलेंगे डिसीज़. एंड सम डिसीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट टाइम, और उसको हम बोलेंगे जो शॉर्ट टाइम तक रहेंगे और बहुत ज़्यादा माइल्ड होंगे शॉर्ट टाइम, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट डिसीजेस. दीज आर कॉल्ड एज दी एक्यूट डिसीजेस. ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड. ओके, और जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक होंगे और लाइफ टाइम तक भी रह सकते हैं, उनको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिसीजेस. उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिसीजेस बोलेंगे. और एग्जाम्पल जैसे उसका क्या है? एलिफेंटियासिस. Elephantiasis is the example of that. And diseases where microbes are the immediate causes, उसको हम बोलेंगे infectious diseases, जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो सकती है और वो दूसरों तक फैल सकती है. उनको हम infectious या फिर contagious diseases बोल सकते हैं. ठीक है, यूजुअली माइक्रोब से होते हैं ये लोग, माइक्रोब्स. ओके, एंड सम डिसीजेज आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो कि कुछ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे माइक्रोब से नहीं होते, यूजुअली इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, इंटरनली होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं. उनको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. इनको नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कंटेजियस भी बोल सकते हैं. ठीक है, and some diseases are not caused by microbes. हाँ, माइक्रोब्स आएगा यहाँ पर. उनको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कंटेजियस डिसीजेस. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिसीजेस आर फाउंड इन वाइड रेंज. यूजुअली जो माइक्रोब्स की वजह से हो सकते हैं ना इन्फेक्शियस डिसीजेस, तो वो हर जगह पाए जाते हैं. और वो माइक्रोब्स क्या क्या है? जैसे हमें डिसीज़ हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो हमारा फंजाई भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोटोजोवन.
or it can also be a protozoan. Okay, common examples of diseases which are caused by virus, common examples which are caused by virus or common cold, influenza, and we have dengue and AIDS. These are the viral diseases. And जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज द कॉलेरा, टाइफॉइड, and tuberculosis, TB, etc., and anthrax, etc. Okay, these are caused by the bacteria. And many common skin infections are caused by different kinds of fungi. तो फंजाई की वजह से हमें मोस्टली स्किन इन्फेक्शंस होती हैं. स्किन इन्फेक्शंस ये फंजाई की वजह से होती है स्किन इन्फेक्शंस. एग्जाम्पल जैसे रिंगवॉर्म. ठीक है. दी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो अब यहाँ पर एंटीबायोटिक की भी बात कर लें. दी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस. ये हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, पढ़ा है ना. तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इट्स एक्चुअली अ फंजाई से मिला हमें. ये फंजाई से मिला और ये क्या करता है? बैक्टीरियल डिसीजेस को क्योर करेगा. ओके. दी एंटीबायोटिक वर्क्स ओनली अगेंस्ट. तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए ही काम करेंगे. एंड दे के नॉट क्योर दी वायरल इन्फेक्शंस. ओके, दे ओनली वर्क अगेंस्ट दी बैक्टीरियल डिसीजेस. दे कांट फाइट अगेंस्ट दी वायरल इन्फेक्शंस. ओके, द डिसीजेस विच आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वेराइटी ऑफ वेज, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन्फेक्शंस में, देख चुके हैं ना. बट स्टिल नो मैटर, 2 बार डिस्कस कर लेंगे. कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस. दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेस. और जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा पाएंगे. मतलब दिस आर इन द कंटेजियस वन. ओके, उनको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक को अगर वो बीमारी है, उसके साथ रहने वाले या बाजू रहने वाले या फिर उनसे मिलने वाले को ये बीमारी नहीं होती. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ठीक है. एंड एग्जाम्पल्स जैसे डिसीजेस की कम्युनिकेट जो आसानी से एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से अगर इसको है तो ये आसानी से इस तक जा सकता है. दीज आर द कम्युनिकेबल. और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन कोल्ड है. कॉमन कोल्ड जो कि बहुत आसानी से लग जा सकता है. निमोनिया है, निमोनिया. एंड ट्यूबरकुलोसिस, TB भी फैलता है आसानी से. ओके, ये हमारे कम्युनिकेबल एग्जाम्पल्स के कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के एग्जाम्पल्स हैं. तो अब हम बात करेंगे अब कैरियर्स की. ये डिसीजेस एक दूसरे तक जाते कैसे हैं. तो सम एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. दीज एनिमल्स आर दस कॉल्ड द इंटरमीडिएट्स. और उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स. वेक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया का. मलेरिया विच इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम. For say this is one person
अब इस पर्सन को एक मक्खी ने काटा, इस मक्खी ने काटा और यहाँ पर वेट एंड यहाँ पर है एक दूसरा पर्सन विच इज़ नॉट अफेक्टेड। तो अब इस मच्छर ने इसको काटा और फिर अगर इसको काटने के बाद ये दोबारा इसको जाकर काटेगा तो इसको ये डिसीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वेक्टर, तो यहाँ पर जो हमारा मक्खी है ना, ये क्या है, दिस इज़ दी वेक्टर, जो कि इस डिसीज़ को एक से दूसरे तक फैलाने का काम कर रहा है। दिस एनिमल इज़ कॉल्ड द कैरियर एंड विच इज़ more suitably called the vector. Prevention of diseases, it's more desirable than its successful treatment. So we already know the old date saying, which is the prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Infectious diseases can also be prevented by public health and hygiene measures that reduce exposure to infectious agents. Infectious diseases को हम कैसे क्योर करेंगे? We can cure them public और personal hygiene maintain करके, यूजुअली पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके इनको क्योर मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन, और स्पेशली वायरल डिसीजेस के लिए इम्यूनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव पब्लिक हाइजीन मतलब पर्सनल हाइजीन एज वेल, एंड नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन है, इनसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सम डिसीज है प्रिवेंट बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से जैसे हम स्मॉल पॉक्स को बच सकते हैं, स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं, विच इज़ अ वायरल डिसीज। वंस द स्मॉल पॉक्स इज अफेक्टेड इट नेवर कम्स अगेन इन वंस लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रिपेयर्ड रहते हैं विच फाइट अगेंस्ट देम, और हमें फिर से वो डिसीज़ नहीं होगी। रेबीज वायरस इज स्प्रेड बाय द बैक्ट ऑफ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है रेबीज वायरस के बारे में। रेबीज वायरस के बारे में क्या दिया गया है, रेबीज वायरस दिस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, इन्फेक्टेड डॉग एंड अदर एनिमल्स। सो यहाँ पर हम एंटी रेबी वैक्सीन्स हैं ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए, जिसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, अगर फॉर से यू गॉट अ बाइट फ्रॉम अ डॉग देन व्हाट यू डू, यू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर गिव्स यू एंटी रेबीज़ वैक्सीन जिसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं। ओके, विच विल प्रोटेक्ट यू। अगर वो डॉग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो वो डिसीज़ आपको नहीं आएगा। एंड वी आर डन विद दिस लास्ट लेसन एज वेल, विच इज़ वाई डू वी फॉल इल। छोटा सा था बस, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, डिसीज़ के बारे में बात थी एंड दैट्स इट। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दी क्लास 8th क्लास हम लोगों ने पूरी कवर कर ली है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। एंड we'll see to take a session on all the possible questions of class 8 and we'll begin with the class 9th. Okay, thanks for listening.